नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हिमाचल जुडिशरी का मेंस को कैसे क्रैक किया जाता है, उसका पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन क्या रहेगा। ठीक है, कि किस सब्जेक्ट पे हमने ज्यादा वेटेज देना है, माइनर और लोकल लॉ का वेटेज क्या रहेगा। ठीक है, तो बने रहिए एंड तक आप वीडियो के साथ। मैं आपको शेयर करता हूँ सिलेबस। पहले तो अपना सिलेबस समझना है कि सिलेबस क्या है हिमाचल जुडिशरी मेंस का। एक बार आपको सिलेबस अंडरस्टैंड हो गया, आफ्टर दैट आपको फोकस किस एरिया पे करना है, आपको खुद आइडिया हो जाएगा मेरा वीक एरिया क्या है, मुझे किस पे ज्यादा इंप्रूवमेंट करनी है एक्सेट्रा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सिविल लॉ वन का जो पेपर होता है वो आपका 200 मार्क्स का होता है। ठीक है, इसमें आपका सीपीसी है, इंडियन एविडेंस एक्ट है। एविडेंस एक्ट आपको नॉलेज होगा कि अप टू 31 दिसंबर 2025 तक एविडेंस एक्ट ही रहेगा सिलेबस में। आफ्टर दैट आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम एप्लीकेबल हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर की बात है, लेकिन अभी आपके पास इंडियन एविडेंस एक्ट पे ही वर्क करना है। इंडियन स्टैंप एक्ट मतलब जो एचपी के लिए एप्लीकेबल है स्पेशली, और एचपी कोर्ट एक्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। अब अगर हम इसकी बात करें तो पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन, कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर हम सीपीसी की बात करें, सीपीसी से दो तरह से क्वेश्चन, आपका थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं, और आपका अप्लाइड क्वेश्चन भी आते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, और सिविल लॉ में एक और चीज है, आपका 2016 तक अगर आप जुडिशरी के, अगर आप मेंस के पेपर देखोगे तो वहां पे जजमेंट राइटिंग, प्लेन ड्राफ्टिंग के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन 18 और 20 जो बिटवीन जो पेपर एग्जाम हुए उसमें ये चीजें नहीं पूछी थी। लेकिन लास्ट जो एग्जाम था, लास्ट 2023 का जो एग्जाम था, उसमें आपका प्लेन रिटर्न स्टेटमेंट पूछा गया था। ठीक है, 24 मार्क्स का। तो काफी वेटेज है, तो आपको ये भी प्रेपरेशन करना है साथ में सिविल लॉ में। देन अब देखो यहाँ पे स्टैम्प एक्ट है, आपको ज्यादा फोकस सीपीसी और एविडेंस एक्ट दोनों को अच्छे से कर लो, और एसआरए अच्छे से कर लो। ये दोनों आप डायरेक्ट वेस्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसका कोई सेपरेट 40 नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा, बट 10-10 क्वेश्चन, या सॉरी यहाँ पे 8 और 12 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, या 10 नंबर का। तो ये 8-8 मार्क्स के क्वेश्चन आपको इन बिटवीन पूछे जाएंगे। पहले जैसे मान लो सीपीसी के एविडेंस का तीसरा क्वेश्चन बीच में स्टैम्प एक्ट का डाल दिया, या फिर एसआरए के साथ डाल दिया। ठीक है, इस तरह से मिक्स करके यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आपको फोकस यहाँ पे करना है सीपीसी, एविडेंस, एसआरए। ठीक है, जो आपके इसके लिए नोट्स होने चाहिए आपके पास, नोट्स प्रॉपरली। और सबसे पहले आपको यहाँ पे नोट्स बनाने हैं कि सीपीसी में एक अपना अगर कोई मान लो सेल्फ स्टडी कर रहा है, आपने कोचिंग ज्वाइन किया, तो ऑब्वियसली कोचिंग वाले आपको प्रोवाइड करते होंगे कि किस एरिया पे आपको फोकस करना है, किस तरह से आपको स्ट्रेटेजी रखनी है, अपना अच्छे से नोट्स बनवाए होंगे। लेकिन अगर सेल्फ स्टडी करो तो सीपीसी पे फोकस कर लो, आप इंडियन एविडेंस एक्ट पे फोकस कर लो, एसआरए पे। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं सिविल लॉ, टू भी 200 मार्क्स का होता है, यहाँ इक्वल आपको वेटेज देना है, यहाँ पे कोई रिलैक्सेशन नहीं रहेगा। अब देखो, यहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है, सिंगल क्वेश्चन भी आता है और मिक्स करके भी आता है। हिंदू लॉ काफी वेटेज आता है, यहाँ पे हिंदू मैरिज एक्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिंदू सक्सेशन एक्ट से भी, और अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा, 3 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा, फिर एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, यहाँ से 3 या 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है। तो मतलब काफी वेटेज रहता है 50 और 60 मार्क्स का। लिमिटेशन एक्स फुल क्वेश्चन आता है 40 मार्क्स का, और मिक्स करके भी 10 नंबर का हो सकता है, बट 40 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा। तो लिमिटेशन छोटा सा है, तो अच्छे से फोकस कर लो। टीपीए, यहाँ से भी मिक्स क्वेश्चन करके आ जाता है टीपीए से, और कॉन्ट्रैक्ट और टीपीए दोनों को मिला के, तो इस पे भी फोकस कर लो। एचपी अर्बन रैंक ये कंपलसरी क्वेश्चन होता है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको एचपी अर्बन रैंक कंट्रोल एक्ट करना ही पड़ेगा, प्लस एचपी हाईकोर्ट के केस लॉस, उस पे फोकस कर लो। ठीक है, केस लॉ यहाँ पे काफी आपको हेल्प करेंगे जब आप ऐड करेंगे केस लॉ, और ये कंपलसरी क्वेश्चन रहता है। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट इज क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ में इंडियन पिनल कोड, ये भी मैंने अभी अप टू 31 दिसंबर 2025 तक है। आफ्टर दैट इंडियन पिनल कोड एप्लीकेबल नहीं होगा। जो भी एडवर्टीजमेंट अभी आउट होने वाली है उसमें तो आईपीसी आएगा अप टू 31 दिसंबर 2025। आफ्टर दैट आपका भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एप्लीकेबल हो जाएगा, सीआरपीसी। यहाँ से आपका अप्लाइड क्वेश्चन, ठीक है, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो जितने भी इलस्ट्रेशन है आईपीसी के अंदर, सेक्शन के अंदर, उनको रीड करो, इलस्ट्रेशन यहाँ पे रीड करो, जो सीआरपीसी के अंदर, इधर इवन एविडेंस एक्ट में जो इलस्ट्रेशन है, आपका सीपीसी में जो इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन डिटो इलस्ट्रेशन आ जाती है। हो सकता है नाम चेंज कर दे, एक्स की जगह वाई कर दे, ए की जगह वी कर दे, ठीक है, बाकी सेम रहता है। नेक्स्ट आपका ये जो क्वेश्चन, ये जो है आपका
एनआई एक्ट, इसको अच्छे से करो। पूरा एनआई एक्ट नहीं है, यहाँ पे आपको समझना होगा कि सिर्फ 4-5 सेक्शन है। 138 से 143, 143 है तो 143 ए भी उसके साथ इंक्लूडेड होगा। अगर 143 ए है तो 148 भी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एचपी एक्साइज एक्ट, इन दोनों को मिला के आपका 40 मार्क्स का क्वेश्चन, सॉरी 80 मार्क्स का। कितना आता है? 80 मार्क्स का। फोर मतलब आपका मिक्स करके एनआई एक्ट लास्ट टाइम जो पैटर्न था, और एचपी एक्साइज एक्ट 80 मार्क्स के इन्हीं में से थे, ठीक है। दो क्वेश्चन में ये मिक्स करके, दो क्वेश्चन एनआई एक्ट के थे, दो क्वेश्चन एचपी एक्साइज एक्ट थे, फिर 40 नंबर का होगा, 10-10 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। देन नेक्स्ट इज द वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट पर, इनको मिला के भी क्वेश्चन आता है 40 मार्क्स का, यहाँ से आ सकता है। या फिर इस बार थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम आपका माइनर एक्ट से जो न्यू सिलेबस ऐड किया गया था उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा था आपका अडॉप्शन और हिंदू लॉ के हिंदू जो अडॉप्शन एक्ट है और आपका जो अडॉप्शन अंडर जेजे एक्ट है उसमें क्या डिफरेंस है, वही पूछा गया था। बाकी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था आपका जो न्यू मॉडल्स है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस बार ये वाला पैटर्न भी थोड़ा सा चेंज हो सकता है, यहाँ पे 80 था, हो सकता है ये 40 मार्क्स का ही आ जाए। और यहाँ पे 40 मार्क्स का क्वेश्चन अलग से एक आपसे पूछा जाए, या फिर कंपलसरी क्वेश्चन में ये ऐड किया जाए। क्योंकि सिविल लॉ क्रिमिनल लॉ में कंपलसरी क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 होता है, क्वेश्चन नंबर 1 आईपीसी का हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 2 सीआरपीसी का, या फिर क्वेश्चन नंबर 1 सीआरपीसी का एंड क्वेश्चन नंबर 2 आईपीसी का। तो यहाँ पे आपको पॉसिबिलिटी है। अब देखो इसके अंदर क्या है, बेल के रिगार्डिंग, अपर्णा वाली केस याद कर लो, बेल के रिगार्डिंग क्या गाइडलाइन है। स्टीरियोटाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, तो आपको पहले ही प्रिपेयर करना है। साइबर क्राइम से क्वेश्चन पूछा था, आईटी एक्ट, साइबर क्राइम के लिए आईटी एक्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देन मॉर्फिंग, क्रिएटिंग फेक प्रोफाइल एक्सेट्रा, रोल ऑफ जजेस अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। जुडिशियल अप्रोच क्या होना चाहिए सेक्सुअल ऑफेंसेस के रिगार्डिंग। एंड देन जो बिसाइड आपका जो आपका जैसे विशाखा गाइडलाइन, वो आपको पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे पोक्सो से काफी जो सेक्शन 1 से लेकर 28 तक जो सेक्शन है पोक्सो के, आपको अच्छे से रीड करने हैं, ठीक है। तो वहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब बेशक आप बेरेक्ट करो, बेरेक्ट से नोट्स बना दो उसके, और कुछ जजमेंट तो उसमें ऐड कर दो, तो जजमेंट जब आप डालोगे तो ऑब्वियसली इनकॉर्पोरेट हो जाएगा वो। जेजे एक्ट, जेजे एक्ट जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन है इसका, हो सकता है अडॉप्शन से पूछे, हो सकता है आपका बोर्ड से पूछे, ठीक है। लेकिन जो बेल के रिगार्डिंग जैसे सेक्शन 12 इंपॉर्टेंट है इसका, ऑफेंसेस के सेक्शन 19 चिल्ड्रन कोड के रिगार्डिंग पूछा जा सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका जो बाकी एक्ट है आपके, जैसे वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, लिव एंड रिलेशनशिप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर क्या क्या रिलीफ है उससे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। एंड पीएनडीटी, पीएनडीटी से भी हो सकता है एक आधा क्वेश्चन पूछे या ना भी पूछे, डिपेंड करता है, बट आप छोड़ नहीं सकते हो। सेक्सुअल हरासमेंट वर्क प्लेस, इससे विशाखा गाइडलाइन वगैरह पूछा जा सकता है आपको, पनिशमेंट वगैरह एक्सेट्रा। बट साथ में यहाँ पे सीएससी कंडक्ट जो रूल है, ठीक है, वो आपका सेक्शन 3 रूल 3A दिया है वहां पे। और देन आपका जो बेंगलोर प्रिंसिपल जुडिशियल कंडक्ट के रिगार्डिंग है, ये सारी आपको हमारे इंस्टीट्यूट के ऐप पे ये सारे पीडीएफ अपलोडेड है, ठीक है, वहां से आप देख सकते हो। एंड देन ये तो आपका मेंस लॉ का पेपर होगा, कि लॉ के पेपर में किस तरह से आपको पूछा जा सकता है मेंस में। तो आप अब इस बार जो क्रिमिनल लॉ का पेपर होने वाला है वो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि उसमें एड ऑन हो गया आपके माइनर एक्ट। तो माइनर एक्ट बहुत आपको वेटेज रखेगा, लोकल एक्ट और माइनर दोनों। हिमाचल में ये नहीं हो सकता कि आप इन लोकल एक्ट को बाईपास कर दो, बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर आपने कर दिया बाईपास तो आपका प्रीलिम्स नहीं होगा, आपका मेंस में नहीं होगा। अगर आपने लोकल एक्ट को, माइनर एक्ट को इस बार बाईपास किया, ना तो आप प्रीलिम्स कर पाओगे ना मेंस कर पाओगे, बिकॉज ये तो क्लियर है। क्योंकि क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, अगर दो दो क्वेश्चन भी पूछेंगे तो सब्जेक्ट बहुत ज्यादा है। अगर हम क्रिमिनल लॉ की बात करें, 11 सब्जेक्ट है, 11 सब्जेक्ट है, दो दो क्वेश्चन पूछेंगे तो वैसे ही वो 25 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको फोकस करना है ईच एंड एवरी उस पर, लेकिन फिर भी आपको एरिया देखना है कि मुझे मेंस पे कहाँ पे ज्यादा स्ट्रेस देना है। जैसे मैंने आपको बताया, सिविल लॉ 1 में आपको सीपीसी और एविडेंस एक्ट और एसआरए पे, एंड देन सिविल लॉ 2 में आपको ईच एंड एवरी जो सब्जेक्ट है इक्वल प्रिपरेशन करनी है, नो पार्शियलिटी। एंड देन क्रिमिनल लॉ में इंडियन एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी पे, एनआई एक्ट पे अच्छे से फोकस कर लो। मेंस नोट बाकी जो चीजें हैं वो आपको बेरेक्ट बेस्ड कर सकते हो, आप बेरेक्ट पे अगर कंप्लीट नहीं है या आपके पास प्रॉपरली नोट्स नहीं है तब भी आप बेरेक्ट से कर सकते हो। लेकिन स्टीरियोटाइप आप कहाँ से करोगे, वो डायरेक्ट बेस्ड नहीं होगा।
साइबर क्राइम कहाँ से करोगे, डायरेक्ट बेस्ड नहीं होगा, तो उसके लिए आपको थोड़े से नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे। तो माइनर एक्ट का काफी वेटेज रहने वाला है यहाँ पे। ठीक है, ये तो लॉ होगा। अब लॉ आप करोगे कहाँ से, क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो कैसा रहता है वो हम डिस्कस करेंगे। देखो क्वेश्चन थियोरेटिकल भी आते हैं, लेकिन यहाँ थियोरेटिकल और डायरेक्ट की जो इलस्ट्रेशन है उससे क्वेश्चन आते हैं। तो थियोरेटिकल है आपको प्रेजेंट, मेन इंपॉर्टेंट क्या है, आंसर राइट, सबने पढ़ा होता है, सबने रेचुडिकेटा पढ़ा हुआ है, सबने बेल के रिगार्डिंग रीड किया हुआ है, सब जानते हैं कि बेल क्या है, नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या है, कंपाउंडेबल क्या है। लेकिन मेन चीज है प्रेजेंटेशन, क्या आप प्रेजेंट कैसे करते हो अपने आंसर को, स्टार्ट कैसे करते हैं, ठीक है, एंड कैसे करते हैं, बीच की बॉडी कैसी होनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। तो आंसर राइटिंग वेरी इंपॉर्टेंट है यार। ठीक है, देन नेक्स्ट प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी कहाँ से आएगी, आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, या फिर सेल्फ स्टडी से किया, नोट्स बनाए, या कोचिंग में कहीं आपको किसी ने क्लियर करवाया, या कोई गाइडेंस है आपका, कोई मेंटर है जो आपको क्लियर करता है, या फिर केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आपको केस लॉ भी देखना है। लाइव केस लॉ के लिए लाइव लॉ आप डेट रखो अपना, लाइव लॉ में काफी सारे डाइजेस्ट देखो उसके लास्ट 1 ईयर के। एंड डिफरेंसेस भी पूछे जाते हैं, जब मतलब मिस रिप्रेजेंटेशन फ्रॉड में क्या डिफरेंस, खासकर टीपीए वगैरह में, सिविल लॉ 2 में डिफरेंसेस पूछे जाते हैं, क्रिमिनल लॉ में डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं। एंड ड्राफ्टिंग लास्ट टाइम मैंने आपको बताया कि लास्ट टाइम पूछा था ड्राफ्टिंग में, प्लेन रिटर्न स्टेटमेंट आपका सिविल लॉ 1 में, जजमेंट राइटिंग हो सकता है इस बार, बेल एप्लीकेशन पूछा गया था सीआरपीसी में लास्ट टाइम, पहला ही क्वेश्चन था 10 मार्क्स का। ठीक है, ये 20 मार्क्स का आया था और ये 10 मार्क्स का था, तो आपको बेल एप्लीकेशन एंड चार्ज एंड इशू फेल। अब देखो इनको क्या है कि आप एग्जामिनर को भी पता है कि टाइम बहुत लेस होता है, और आपका जो आपने मान लो रिटर्न स्टेटमेंट प्लान ड्राफ्ट करना है एक्सेट्रा, मेन चीज है फॉर्मेट, आपका फॉर्मेट कैसा है, उस पर कैसे वर्क करता है, आपको क्या नॉलेज, बेसिक चीजें पता है आपको, प्लान कैसे ड्राफ्ट करते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट कैसे ड्राफ्ट करें, क्या क्या चीजें जो नीड है कि बेसिक चीजें जो कॉमन होनी चाहिए एक प्लान और रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर, वो आपको ऐड करनी है। बेल एप्लीकेशन कैसे ड्राफ्ट करें, बेसिक आपको नॉलेज होना चाहिए, फॉर्मेट पे अपना काम करो, चार्ज इशू फ्रेमिंग एक्सेट्रा, ये सारी चीजें आपको पूछी जा सकती है। अब सोर्स ऑफ स्टडी क्या हो सकता है कि आपको कैसे करना है। देखो सोर्स ऑफ स्टडी तो नोट्स ही रहेंगे आपके, ठीक है, प्लस बेरेक्ट, बेरेक्ट तो चाहिए, बिना बेरेक्ट के आप कर ही नहीं सकते हो। बेरेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ क्वेश्चन आपको बेरेक्ट बेस्ड ही होते हैं, और मुझे लगता है खासकर काफी का सारे क्वेश्चन क्रिमिनल लॉ में बेरेक्ट बेस्ड ही रहेंगे। इधर जो आपका कोचिंग के नोट्स है, या फिर आपका सेल्फ स्टडी, कोचिंग के नोट्स ऑब्वियसली आपका कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स होंगे। ठीक है, जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा है, या फिर आपके सेल्फ आपने बनाए हो, लेकिन प्रोवाइडर सेल्फ स्टडी जब आप कर रहे हो आपको पता होना चाहिए मुझे सीआरपीसी में कितना कवर करना है। ऐसा नहीं, समटाइम क्या होता है कि आपको बिना डायरेक्शन के, बिना मेंटरशिप के आप कहीं पे नोट्स बना रहे हो, तो आप नोट्स बना रहे हो, वर्क करते जा रहे हो, लेकिन क्या वो इफेक्टिव है, क्या वो उसमें से एग्जाम में आएगा। तो उस चीज के लिए आपको गाइडेंस जरूरी लेना, कोचिंग नहीं ले सकते आप, गाइडेंस लो। ठीक है, आप हमें भी गाइडेंस के लिए कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर पे, या मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। ठीक है, देन अब बुक्स, अगर मैं आप सेल्फ स्टडी कर रहा है कोई आदमी, नोट अगर कोचिंग वाला है तो जैसे अगर बाकी का नहीं पता, जैसे हमारे पास मैं बुक को रेकमेंड ही नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर आपने कोचिंग ज्वाइन किया ऑब्वियसली कोचिंग वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको वो नोट्स प्रोवाइड करे, और वेल अच्छे नोट्स प्रोवाइड करे, कि कोचिंग वाले पूरा रिसर्च करके नोट्स आपको प्रोवाइड करेगा। तो मैं तो बुक्स रेकमेंड नहीं करता हूँ कि आप बुक्स पढ़ो, बस डायरेक्ट पढ़ो, क्योंकि नोट्स हम क्लास डिक्टेशन में दे रहे हैं आपको। ठीक है, प्रॉपर नोट्स ईच एंड एवरी क्वेश्चन के साथ में, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में हम फॉर्मेट दे रहे हैं आपको, जो आंसर राइटिंग के साथ आपको मिल जाता है। और क्लास टेस्ट सीरीज, जो क्लास की रेगुलर टेस्ट सीरीज होती है, मेंस और प्रीलिम्स दोनों की, तो वहाँ पे एमसीक्यूज, मैं तो एमसीक्यूज की भी रेकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि एमसीक्यूज हम खुद प्रोवाइड करते हैं। 10,000 के आसपास प्लस एमसीक्यूज आपके कोचिंग के दौरान पूरा हो जाता है। और जब आपकी टेस्ट सीरीज चलती है, जो टेस्ट सीरीज आपकी रहेगी, जैसे अभी हिमाचल के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट है, या पंजाब के लिए टेस्ट सीरीज है, हरियाणा कहीं भी टेस्ट सीरीज है, उसी में आपको 5,000 से ऊपर ऊपर, या 5,000 टू 8,000 आप रख सकते हो, इतनी टेस्ट सीरीज में कवर हो जाते हैं एमसीक्यूज। ठीक है, टोटल एमसीक्यूज में। देन अब आपको जो सेल्फ स्टडी कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है, जिसने स्टार्ट करनी है सेल्फ स्टडी, टेक्स्ट बुक देख लो। टेक्स्ट बुक सबसे अच्छे होते हैं, क्योंकि आपने लॉ टाइम में भी वो आपने रीड की होगी। तो टेक्स्ट बुक तो एक ही जैन की हेल्प ले लो, सिंगल और एक ही जैन में से कोई एक, या तो एक ही जैन दोनों देख लो, वो डिपेंड करता है। क्योंकि आपको ज्यादा नोट्स बनाने की जरूरत, स्मार्ट स्टडी करने की जरूरत है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बुक्स होने चाहिए आपके पास, नो। आपके पास, मैं बोलता हूँ एक बुक को मान लो एक ही जैन है, 10 बार पढ़ लो। ठीक है, और वो याद हो जाएगी। आप 10 बुक्स को पढ़ रहे हो, वो एक भी याद नहीं आपको, क्योंकि चीजें तो मोरलेस सेम होती है बुक्स के अंदर, ऑथर बहुत सारे हैं,
ठीक है, मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ कि कौन सी बुक आपने पढ़नी है, बट जनरली जैसे ए के जैन है, सिंगल है, क्योंकि उसमें एक सेट पहले तो क्वेश्चन आपको टॉपिक वाइज दिया हुआ कि ये टॉपिक है, उसका फॉर्मेट है, ठीक है, थोड़ा चीज एक्स्ट्रा भी है नोट्स के बुक्स के अंदर एक्स्ट्रा होती है, केस लॉ के सारे फैक्ट होंगे, एवरीथिंग होगा, आपको वहाँ लीडिंग केस लॉ मिल जाएगा, बट अपडेटेड नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब मान लो आप कोचिंग ज्वाइन करते हो, वहाँ तो 2024 आप 24 तक का के आपका लेटेस्ट अपडेट केसेस मिलेंगे उसका। अगर आप सिंगल या एक ही जन यूज कर रहे हो, तो आप लाइव लॉ देखो, लाइव लॉ के साथ आप केस को अपडेट कर दो, ठीक है। बट यहाँ पे आपको लीडिंग केस लॉ मिल जाएंगे, उनका हेल्ड मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, एक ही जैन और सिंगल में जो मुझे अच्छी लगी, उनने क्वेश्चन आंसर फॉर्म फुट नोट पे दिया था, जो डीयू में पूछे गए या प्रीवियस ईयर में पूछा था, तो वहां से कई क्वेश्चन भी कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो आप इनको भी रेकमेंड, इनको भी प्रेफर कर सकते हो, बट चॉइस आपकी है, ठीक है। आप सेल्फ स्टडी करो तो आपकी चॉइस है, कोचिंग ले रहे हो तो भी आपकी चॉइस है। हाँ, अगर आप हमसे कोचिंग ले रहे हो तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको नोट्स प्रोवाइड करना, एक्सेट्रा, ठीक है। देन ये तो आपका, बस लास्ट में आपके पास ये तो वेपन हो गया कि नोट्स आपके बन गए, किस तरह से नोट्स आपने बनाने हैं, किसको वेटेज देना है। बट मेन इंपॉर्टेंट है आपका आंसर राइटिंग। ओरली आपके पास जितना नॉलेज है, जब तक आप उसको रिटर्न में प्रेजेंट करना ना आए, प्लस उस स्पीड के साथ जो टाइम पीरियड है आपका, टाइम पीरियड मतलब हिमाचल जुडिशरी का जो अगर एग्जाम का पैटर्न आप देखोगे, तो यहाँ पे अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपके पास सिर्फ 8 मिनट है। उस 8 मिनट में आप उसको क्वेश्चन को भी रीड करना है और राइट करना है, ठीक है। तो ये लेंथी पेपर होते हैं तीनों हिमाचल जुडिशरी के, इसलिए क्वालिफाई नहीं हो पाता कि एक तो आप जब आप स्पीड देते हो, हैंड राइटिंग का ख्याल नहीं रहता, आपको हैंड राइटिंग होनी चाहिए, ठीक है, साथ में आपका स्पीड होनी चाहिए, साथ में अटेम्पटेशन कंप्लीट होनी चाहिए, एंड क्वालिटी और क्वांटिटी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक एक पेज में लिख रहे हो। तो इसके लिए भी आप गाइडेंस ले सकते हो किस तरह से आंसर राइटिंग करनी है। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, जैसे हम तो स्टार्टिंग से आंसर राइटिंग, वेरी फर्स्ट डे से आंसर राइटिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। आंसर राइटिंग सबसे पहले स्पीड टेस्ट करो अपना, ठीक है, आपकी उस टाइम पीरियड के अंदर कंप्लीट कर पा रहे हो कि नहीं, का टाइम बाउंड प्रैक्टिस है। अब मान लो आपको नॉलेज है, आपको सीआरपीसी पूरा आता है, लेकिन आपको प्रेजेंट करना नहीं आ रहा। अगर आता आ रहा है प्रेजेंट करना, आप बहुत टाइम लगा रहे हो, मान लो एक टेस्ट में आप एक क्वेश्चन करने में आप 30 मिनट लगा रहे हो, नहीं, और दूसरा बच्चा 8 मिनट में कर रहा है, लेकिन उस 8 मिनट के अंदर कितना क्वालिटी डाला आपने, क्या क्या चीजें डाली, वो इंपॉर्टेंट है। तभी आपको मेरिट में आओगे। और हिमाचल जुडिशरी में पास होना इज नॉट सफिशिएंट। अगर आप सोचोगे कि मैं क्वालिफाई हो जाऊं, क्वालिफाई तो 80 मार्क्स लेके आप हो जाओगे, लेकिन यहाँ पे पोस्टें बहुत कम रहती है, और आपको टॉप करना है, मतलब आपके मार्क्स होने चाहिए अराउंड 500, ठीक है। 472 टोटल मार्क्स, 500 तक आउट ऑफ 850 से, मेंस की बात करूँ, तो इतने मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंग्लिश और हिंदी का, जो लैंग्वेज पेपर होते हैं। बहुत लास्ट टाइम लैंग्वेज पेपर में ही जैसे काफ़ी बच्चे रहे, हमारे भी जो बच्चे थे, काफ़ी बच्चे लॉ में अच्छा परफॉर्म किया, इंग्लिश में अच्छा था, बट हिंदी में थोड़े रह गए। तो इस बार हो जाएगा। देखो, इंग्लिश का जो है ग्रामर नहीं आता है, और ना ही कोई ऐसी, बाकी दो ही चीज़ें आती है यहाँ पे। एक ऐसे, ऐसे कम से कम आपके 15 to 20 ऐसे रेडी होने चाहिए, आपको एक आउटलाइन जो ऐसे की रेडी होनी चाहिए। ट्रांसलेशन हिंदी पे से, हिंदी टू इंग्लिश, यहाँ पे ट्रांसलेशन आती है, बट ट्रांसलेशन इजी नहीं होती है, बहुत टफ होती है। पर आपको इसमें प्रैक्टिस, लॉट ऑफ प्रैक्टिस, जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की ट्रांसलेशन कर लो, दो ही चीज़ों पे फोकस कर लो, और हो जाता है पेपर, ठीक है। बट यहाँ पे मार्क्स आपके 100 अराउंड आने चाहिए, 90 to 100, तब आप मेरिट में आओगे। अगर आप सोचोगे मैं पास होने के लिए तो यहाँ पे 67.5 मार्क्स चाहिए ओनली, जस्ट अगर आपने क्वालिफाई करना है, बट क्वालिफाई नॉट मतलब सफिशिएंट है। यहाँ पे आपको क्या करना है, मेरिट में आना है 90 to 100। देन लैंग्वेज, हिंदी यहाँ पे रहने वाली है, आपका ग्रामर पोर्शन भी आएगा, ठीक है। हिंदी में ट्रांसलेशन भी आएगी, ट्रांसलेशन यहाँ पे आपका जैसे 30 मार्क्स की ट्रांसलेशन होगी, इंग्लिश टू हिंदी, वो भी इजी नहीं होती हिंदी। लगता है आपको हिंदी इजी है, बट हिंदी में सबसे मेन चीज है, आपको रिटर्न प्रैक्टिस का लैक होता है, तो रिटर्न प्रैक्टिस करो यहाँ पे। और ऐसे ही इन हिंदी टॉपिक, 3 टॉपिक है, 3 में से एक करना 50 मार्क्स का, तो 80 मार्क्स का ट्रांसलेशन। और यहाँ पे वेटेज ज्यादा, तो 80 मार्क्स का रहेगा, लेकिन 20 मार्क्स यहाँ पे ग्रामर आएगी। ग्रामर के अंदर बहुत सारी चीजें, आपका उपसर्ग है, प्रत्यय है, पर्यायवाची है, ठीक है, मुहावरे है, सर्वनाम है, संज्ञा, पूरी ग्रामर आपको पढ़नी पड़ेगी, संधि है। तो वो 20 है, उसमें आपको 15 to 16 आपका ग्रामर में आना चाहिए। उसके लिए आपको प्रॉपरली ग्रामर की बुक या किसी कोई मेंटरशिप है, कोई टीचर है, उससे लेनी चाहिए कोचिंग। ठीक है, हम तो इंस्टीट्यूट में हमारे टीचर है जो ग्रामर करवाते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों फैकल्टी है उस चीज़ के लिए, ठीक है। आप अपने लेवल पे भी उसको कर सकते हैं।
अब हम बात करते हैं इंटरव्यू। अब आपको इंटरव्यू को लास्ट जो फाइनल स्टेज होती है वो इंटरव्यू होता है, ठीक है। बट उससे पहले हम देखेंगे कि मेंस में आपको कितने मार्क्स लाने, मिनिमम क्वालिफाइंग नेचर क्या है मेंस। अब ये बात करते हैं कि जितने भी मेंस आप पेपर जो एनी पेपर जो आपने लिखा है, आपको 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे क्वालिफाइंग के लिए। तो 40% अगर हम देखेंगे लॉ में, आउट ऑफ 200 आपके 18 मार्क्स तो आने ही चाहिए। अगर 80 में से कम है आपके, मान लो 79 है आपके या 66 है, तो नॉट क्वालिफाई, तो क्वालिफाई नहीं होंगे। फिर चाहे आपके टोटल मार्क्स बहुत ज्यादा भी हो तब भी आप क्वालिफाई नहीं होंगे। तो क्वालिफाई तो ईच एंड एवरी पेपर होना चाहिए। यहाँ पे इंग्लिश में आपके 60 मार्क्स होने चाहिए, क्वालिफाइंग नेचर है। और यहाँ पे आपका 33 मार्क्स हिंदी में, ठीक है। हिंदी में यहाँ पे इंग्लिश में 67 होते हैं, 67.5 होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं फिर एग्रीगेट, जो टोटल ऑल रिटर्न जो पेपर है आपके, ऑल पेपर का एग्रीगेट 45 होना चाहिए। सिर्फ पेपर को क्वालिफाई नहीं करने के लिए 40% होना चाहिए, लेकिन जब आप टोटल मार्क्स काउंट करोगे आपने तो वो 382.5 होना चाहिए। अगर 382.5 से कम भी आपके मार्क्स बनेंगे तो आप क्वालिफाई नहीं होंगे। हिंदी में आपके 33% होने चाहिए, बट मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप इस पे मत सोचना। आपके लॉ के पेपर में 100 से ऊपर मार्क्स आने चाहिए, इंग्लिश में 90 to 100 आने चाहिए, हिंदी में आपके 60 to 70 आने चाहिए, तब आप अच्छे मेरिट में आते हो। 100 का मतलब है 120 125 के आसपास आपको टारगेट रखना पड़ेगा लॉ में, ठीक है। अगर आप इतना टारगेट रखोगे तब जाके आप यहाँ पे इंटरव्यू कॉल होगा आपको, अदरवाइज क्वालिफाई नहीं हो पाएगी, मेरिट तो बनेगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपको मेंस के लिए क्या अप्रोच है, मैंने आपको बता दिया। अब मेंस के लिए जो अभी माइनर लॉ का मैंने बताया, माइनर लॉ भी आएंगे इस बार, हो सकता है माइनर लॉ का अलग से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो आपको आपको यही देखना है, लॉट ऑफ प्रैक्टिस करो मेंस के लिए। अगर नोट्स है तो नोट्स से करो, जितना आप लिख सकते हो उतना लिखो। टाइम बाउंड प्रैक्टिस करो, टाइम बाउंड प्रैक्टिस ही आपको यहाँ पे मेंस क्लियर करवाएगा। और आपका ईच एंड एवरी सब्जेक्ट कंप्लीट करो, हर एक टॉपिक लिस्ट बना दो। पहले मेजर टॉपिक लिस्ट बना दो। सीपीसी से अगर मैं बात करूं, सीपीसी में कितने ही मेजर टॉपिक हो सकते हैं, 15 के आसपास टॉपिक होगी, या 12 to 15 मेजर टॉपिक जो कोर एरिया ऑफ द सीपीसी। आफ्टर दैट लेस इंपॉर्टेंट हो गए, वो आपके थोड़े से ज्यादा हो सकते हैं, 15 से 20 हो सकते हैं, तो छोटे छोटे टॉपिक है। फिर होते हैं कुछ डायरेक्ट बेस्ड टॉपिक, जैसे वो ज्यादा हो सकते हैं, 25 हो सकते हैं, जैसे प्रिसिप्ट हो गया, गार्निशी हो गया, डायरेक्ट से देख लो, ठीक है। और जैसे रेशियो टू वो मेजर टॉपिक है। तो इस तरह से आपको पहले डिवाइड करना है आपको टॉपिक वाइज। फिर उनके उनके देखो कि आपके पास नोट्स है प्रॉपरली, आपको उस पर अगर मान लो आपको पूछे वेदर रिट एप्लीके रेशियो टू अप्लाई अपॉन रिट और नॉट, क्या उसके पास आपका प्रॉपरली नोट्स है। फिर आपको एक पैटर्न, प्रेजेंट कैसे करोगे अपने आप को, प्रेजेंट कैसे करोगे विद इन दैट लिमिटेड टाइम, जो लिमिटेड टाइम है। जैसे मैंने बताया आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 5 मार्क्स में आपको 3 मिनट के अंदर करना है, तभी आप कंप्लीट कर पाओगे हिमाचल का। अदरवाइज हिमाचल का पेपर कंप्लीट करना टफ हो जाता है विदाउट रिटन प्रैक्टिस, ठीक है। तो जो भी मेंस के लिए प्रेपरेशन कर रहा है, और अब तो आप जैसे जो प्रीलिम्स के लिए कर रहा है, पहले प्रीलिम्स का फोकस कर लो, प्रीलिम्स का हो गया फिर मेंस का करो। क्योंकि और सबसे बड़ी बात है, आपको मेंस प्रीलिम्स पहले ही करना है, क्योंकि मेंस जैसे ही प्रीलिम प्री एग्जाम होगा आपका, अगर मान लो मैं बात करूं, सपोज अगर आपके 15 दिसंबर को नोटिफिकेशन आती है, तो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, जो मार्च का फर्स्ट वीक होगा, उसमें जो फर्स्ट संडे होगा उसमें आपका प्री प्री एग्जाम होगा, ठीक है। अगर मान लो सपोज इस तरह से आता है, तो फर्स्ट जो संडे होगा मार्च का, उसमें आपका प्री एग्जाम होगा। और लास्ट मार्च, मतलब मार्च 29 30 या अप्रैल फर्स्ट में आपका मेंस हो जाएगा, एज पर द पैटर्न ऑफ द हिमाचल। कि हिमाचल में ज्यादा टाइम नहीं मिलता मेंस के लिए, मेंस के लिए पहले प्रिपरेशन करना है, उस टाइम तो 10 15 दिन आपको ऐसे ट्रॉमा में रहेगा। मान लो सपोज प्रीलिम्स में आप बॉर्डर लाइन पे हो, तो काफी चीजें रहती है प्रीलिम्स में। तो 15 दिन के बाद रिजल्ट आता है, तो 15 दिन तक आपकी स्टडी उतनी अच्छे से नहीं हो पाती है। मतलब अगर आप उस तरह से, क्योंकि सबका नेचुरली रहता है कि मैं क्लियर हो पाए, अगर तो अच्छे से प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करोगे, और आपके वन प्रीलिम्स में आपको 120 से लेकर 130 क्वेश्चन करेक्ट होने चाहिए, तब आप इन हो सकते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम जो मेरिट थी वो 113 मेरिट थी, 113 क्वेश्चन बात करो, मार्क्स नहीं, 113 क्वेश्चन। तो इस बार ऊपर भी जा सकती है। उससे पहले का जो एग्जाम था 110 थी, अभी लास्ट टाइम 113 थी। अब हो सकता है 115 या 120 तक जाए, हो सकता है 125 तक। तो आपको टारगेट लेना है 120 से लेकर 130 तक प्रीलिम्स में क्वेश्चन आपके करेक्ट होने चाहिए तीनों पेपर में, ठीक है।
तो ये आपको प्लान फॉलो करना है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, कुछ और पूछना है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। कोई बात नहीं, आप कांटेक्ट कर सकते हो। आप इंस्टीट्यूट की ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। वहाँ चैट सिस्टम है, हिमालयन जुडिशल कोचिंग इंस्टीट्यूट की ऐप आप सर्च कर सकते हो प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। और डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो नंबर पे। ठीक है। तो धन्यवाद।